नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से गुरुकुल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के विकास, मतलब भारत का संविधान जो फाइनली में 26 जनवरी 1950 को प्राप्त हुआ, उससे पहले हमने क्या किया, कब से उसका नियम बना, कब से स्टार्ट हुआ बनना, उसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण चालू करेंगे। तो आइए हम चालू करते हैं। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। सबसे पहले जब 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई हुई और 1764 के बक्सर के युद्ध के अंग्रेजों द्वारा जीत ले जाने के बाद बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इस शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी वे निम्न। मतलब क्या हुआ, जो 1757 का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों जीत गए, प्लासी का युद्ध, फिर 1764 में अंग्रेजों जीत गए, तो अंग्रेजों का जो दबाव था वो भारतीयों पर बढ़ा और उसने तरह तरह के नियम बनाए। वो जो नियम बनाए उसी को हमने पढ़ना है एक एक करके, कौन सा नियम कब आया और उसमें नियम में क्या था। तो जो सबसे पहले अंग्रेजों ने जो नियम बनाए वो था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट में इसमें खास बात क्या थी, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई 1773 में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई कलकत्ता में जिसमें गवर्नर जनरल और उसके परिषद के 4 सदस्य थे। मतलब गवर्नर जनरल होता था और उसके 4 सदस्य और होते थे जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। मतलब गवर्नर जनरल और 4 उसमें और सदस्य थे, वही सत्ता का उपयोग करते थे। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार थी कि कंपनी के जो शासन था, पहले राजा लोग चलाते थे, अब वो नियंत्रण संसदीय हाथ में आ गई थी। संसदीय में अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी। दूसरी बात थी, जो बंगाल का ये गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। मतलब जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, तीनों में क्या किया गया, एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तीसरा पॉइंट है कि ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो कि 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, इसमें 3 बातें की गई। कंपनी के शासन पर सीधा संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। बंगाल के गवर्नरों को तीनों प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। मतलब बंगाल के जो गवर्नर बना वो तीनों प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल कहलाता था। कलकत्ता में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। फिर 1773 के बाद फिर 11 वर्ष के बाद एक और एक्ट आया, 1784 ईस्वी का एक्ट आया, उस जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन प्रारंभ हुई। मतलब 1784 ईस्वी में जो अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया एक्ट लाया था, इसमें खास बात यह था कि इसमें दोहरे प्रशासन मीन्स व्यापारिक अलग होगा और राजनीतिक मामले को देखने वाला अलग होगा। तो व्यापारिक मामले को देखने वाला जो पहला था, उसमें क्या स्थापित किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो काम करता तो क्या करता था, व्यापारिक मामलों के लिए देखता था। और दूसरा जो किया गया वो क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था, ये राजनीतिक मामलों के लिए था। तो 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट में दोहरे प्रशासन लाया गया। राजनीतिक मामले जो देखेगा उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा गया, और माफ़ कीजिएगा, राजनीतिक मामले को जो देखेगा वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया, और व्यापारिक मामले को जो देखेगा वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा गया। फिर 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के बाद फिर से 9 वर्ष के बाद 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आया। नाम रखिए, याद रखिएगा डेट, 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम में खास बात क्या था कि जो पैसा दिया जाता था, इसमें बोर्ड के सदस्यों, मतलब नियंत्रण बोर्ड जो स्थापित किया गया था,
पहला था तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जो इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड का सदस्य होता था, जो कर्मचारी थे वो कर्मचारियों को जो वेतन आदि जो देना था वो भारतीय राजस्व मतलब भारत से जो राजस्व प्राप्त होता था उससे देंगे की व्यवस्था की गई। कब? 1793 का चार्टर अधिनियम में। 1793 का चार्टर अधिनियम के बाद 20 साल के बाद फिर से क्या आया? 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम में जो 3 बातें थी, पहला था कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब जो 1813 में चार्टर अधिनियम आया वो अधिनियम 20 वर्ष तक काम करेगा। मतलब 1813 से 33 तक ये नियम काम लगेगा। इसमें क्या किया गया कि कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार को छीन लिया गया। मतलब जो कंपनियां थी वो भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए अधिकार प्राप्त हो गया। मतलब कंपनियां भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के संबंध में 20 वर्षों का क्या हो गया? एक अधिकार प्राप्त हो गया। इसके बाद कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया था। कुछ सीमाएं थी जिसके साथ भारत के नागरिक ब्रिटिश के साथ जो था वो व्यापार कर सकता था। इसके बाद 1833 के 20 वर्ष के बाद 1833 का चार्टर अधिनियम आया। इसके द्वारा क्या किया गया? अठारह का जो चार्टर अधिनियम आया इसमें कंपनियां अधिकारिता पूर्णतः समाप्त कर दी। 1833 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा कंपनी के व्यापार अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। कंपनी के अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब कंपनी के कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। मतलब 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया उसमें कंपनियां के क्या किया गया? व्यापार जो करना था वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 1813 के जो था वो भारत के साथ कुछ सीमाओं में छूट दे रखा था, लेकिन 1833 में चार्टर अधिनियम में पूरी तरीके से व्यापार बंद कर दिया गया। दूसरा बात जो इम्पोर्टेंट हुआ ये था, अब कंपनियां का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र शासन करना। मतलब भारत पहले क्या किया? कंपनियां ने व्यापार को बंद कर दिया और उसने कंपनियों से बोला कि हमें आप भारत को पूरी तरीके से क्या करना है? शासन करना है। तीसरा बात बोला बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल उसमें था 1833 में, उसे क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। चौथा पॉइंट है भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। मतलब भारतीय कानून जो बनाया गया तब उसके लिए एक अलग से विधि आयोग का क्या किया गया? निर्माण किया गया। 1833 के बाद फिर से 20 वर्षों के बाद 1853 में आया कंपनी का 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम आया। 1853 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था। मतलब 1853 का पहला आया कि अगर कोई महत्वपूर्ण पद है तो उसको भरने के लिए हम क्या करेंगे? प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करेंगे। कौन सा चार्टर अधिनियम से आया? 1853 का चार्टर अधिनियम। आगे है 1858 का चार्टर अधिनियम। 1858 का चार्टर अधिनियम, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। मतलब पहले जो कंपनियां चलाती थी अब वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया था। दूसरा दिया भारत की मंत्री पद की व्यवस्था की गई। मतलब भारत में अब मंत्री बनाया जाने लगा।
तीसरा दिया हुआ 15 सदस्यों को भारत का मंत्रिपरिषद सृजन किया गया, मतलब 15 सदस्यों को भारत का मंत्रिपरिषद बनाया गया। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा निमंत्रण स्थापित हो गया, मतलब भारत की जो भी होगा वो ब्रिटिश संसद उसका निर्णय लेगा। आगे है 1861 का भारत शासन अधिनियम। 1861 का भारत शासन अधिनियम गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, मतलब जो गवर्नर जनरल होता था उसको कार्य करने की शक्ति को बढ़ाया गया। दूसरा दिया हुआ है विभागीय प्रणाली प्रारंभ हुआ, मतलब डिविजनल सिस्टम प्रारंभ हुआ। तीसरा दिया हुआ है गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी की शक्ति प्रदान की गई, मतलब 1861 में गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी कर सकता था। अंग्रेजों को 1858 का चार्टर अधिनियम और 1861 के भारत शासन अधिनियम हो, इसलिए है क्योंकि 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता की लड़ाई हो चुकी थी। तो अंग्रेजों को कहीं डर था कि अगर हमें रूल करना है तो हमें नियम और अच्छे से बनाना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने 1858 का चार्टर अधिनियम, 1861 का भारत शासन अधिनियम, 2 अधिनियम जल्दी लाया। तो हम क्या पढ़ रहे हैं 1861 का भारत शासन अधिनियम। इसमें दिया हुआ है गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। आगे 1862 का भारत शासन अधिनियम फिर से कितने वर्ष बाद आया, 1861 से 52, मतलब 31 साल बाद फिर से भारत शासन अधिनियम आया 1852 का। इसमें क्या किया गया, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरुआत हुई, मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को क्या हुआ शुरुआत का, वो 1852 का भारत शासन अधिनियम। फिर इसके द्वारा क्या हुआ, दूसरा नियम आया, इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई, मतलब जो बजट करता था उसमें जो राजस्व एवं कितना राजस्व प्राप्त हुआ, कितना व्यय हुआ, वो बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का भी अधिकार हमें मिल गया। आगे आया 1809 का भारत शासन अधिनियम। 1809 में भारत शासन अधिनियम आया, उसे मार्लो मिंटो सुधार भी कहते हैं। पहली बार जब इसमें क्या हुआ, मुसलमानों के लिए समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व, मतलब अलग से पृथक निर्वाचन, अलग से चुनाव करवाने की बात की गई। दूसरा पॉइंट इसमें है भारतीयों को भारत का सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त की गई। दूसरा इसमें हुआ कि भारतीयों को भारत के सचिव पद जो होता था और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद जो थी उसे भारतीयों को भी नियुक्त किया गया। तीसरा पॉइंट हुआ केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने की, सार्वजनिक हितों के विषय में प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। मतलब जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद हुआ था, जो था केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद, पहली बार क्या हुआ, बजट जो आया था उस पर वाद विवाद होना चालू हुआ, सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार हमें मिल गया। चौथा पॉइंट मिला प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई, मतलब उस समय क्या था, एक तो केंद्रीय विधान परिषद था और एक प्रांतीय, तो प्रांतीय जो विधान परिषद थी इसकी संख्या में क्या किया गया, वृद्धि किया गया। आगे हम चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। आगे दिया हुआ है 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। तो 1919 ईस्वी को हम कहते हैं भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी हम इसे जानते हैं। 1919 ईस्वी में क्या बात था, इसमें केंद्र में क्या किया गया, द्विसदनात्मक विधायक की स्थापना की गई। पहला क्या होता था, प्रथम था राज्य परिषद और दूसरी था केंद्रीय विधानसभा। यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि 1919 ईस्वी में जो आया वहाँ राज्य परिषद तो केंद्रीय विधानसभा, मतलब राज्य परिषद की स्थापना की गई और केंद्रीय विधान परिषद
केंद्रीय विधानसभा की स्थापना कहाँ पे की गई? ये मैंने पूरा ऑल ओवर इंडिया में केंद्रीय राज्य परिषद होगा और दूसरा केंद्रीय विधान परिषद होगा। जो राज्य परिषद होगा उसकी संख्या कितनी रखी गई? 60। राज्य परिषदों की संख्या कितनी हो गई? 60, जिसमें निर्वाचित कितने होते थे? 34 और मनोनीत कितने होते थे? कितने? 60 में 34 गया तो 26। और इसका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता था? 5 वर्षों के लिए। तो दूसरा था केंद्रीय विधान परिसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 145। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या थी 145, जिसमें 104 क्या होते थे? निर्वाचित और 41 मनोनीत किए जाते थे, जबकि इनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए। मतलब केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए और राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 5 वर्षों के लिए। दोनों सदनों के अधिकार समान थे, मतलब केंद्रीय विधानसभा हो चाहे राज्य परिषद, दोनों सदस्यों की संख्या क्या थी? समान थी। इनमें से एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को होता था। मतलब जो केंद्रीय विधानसभा थी उसी को बजट प्रदान, उसी ही बजट पेश कर सकता था निचले सदन। प्रांत में क्या हो गया? द्वैत शासन प्रणाली की परिवर्तन किया गया। मतलब प्रांतों में जो द्वैत शासन था उसकी प्रणाली को परिवर्तन किया गया। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित एवं हस्तांतरित। हम देखते हैं आरक्षित विषय को किस में रखा गया और हस्तांतरित को। आरक्षित विषय में थे कौन कौन? वित्त विभाग, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खाना, कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, उद्योग विभाग, मोटर गाड़ी, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं। एक लाइन छूटा हुआ था, इसमें थे अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियों। एक कौन में आते थे? मतलब जो आरक्षित प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, इसमें पहले आरक्षित और हस्तांतरित। तो आज सब किस में था? आरक्षित। अब हस्तांतरित विषय में क्या क्या रखा गया? शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता। सार्वजनिक निर्माण का काम हो हस्तांतरित विषय में आएगा, आबकारी का हो हस्तांतरित में आएगा, उद्योग हो हस्तांतरित में, तोल तथा माप हस्तांतरित में, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण हस्तांतरित में, धार्मिक तथा आहार ग्रहण आदि हस्तांतरित में। और देखो आरक्षित विषय के प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था। आरक्षित विषयों के प्रशासन पर जो गवर्नर था वो अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन प्रांतीय विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के द्वारा किया जाता था। मतलब इसे था जो आरक्षित विषय था वो जो मंत्री परिषद होता था वो अपना निर्णय देता था, जबकि हस्तांतरित विषय था वो प्रांतीय विधान मंडल प्रति उत्तरदायी था। द्वैत शासन प्रणाली 1935 ईस्वी को एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया। मतलब जो द्वैत शासन प्रणाली थी एक, उसको हमें 1935 का जो एक्ट आया उसके द्वारा में समाप्त किया गया। भारत के सचिव को अधिकार दिया गया कि वो भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं। मतलब भारत के सचिव था महालेखा परीक्षक, मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग गठन करने की प्रावधान किया गया। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगला है 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1935 ईस्वी के अधिनियम कितने धाराएं थी? 451 धाराएं। परिशिष्टित थी 15। इस अधिनियम में कुछ मुख्य विशेषताएं किस प्रकार? इस प्रकार से। पहला था अखिल भारतीय संघ। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नरों के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए एक ऐच्छिक था। मतलब जो प्रांत थे उसको अखिल भारतीय संघ में शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया, लेकिन जो देशी रियासत थे उसके लिए ऐच्छिक था। अगर वो चाहे तो अखिल भारतीय संघ में शामिल हो सकता है, नहीं चाहे तो नहीं हो सकता है। देशी रियासतों संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। नेक्स्ट स्लाइड। अगला दिया हुआ प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता इसमें दिया हुआ इस अधिनियम के द्वारा
प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र एवं स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। दूसरा है केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। कुछ संघीय विषयों जैसे सुरक्षा, विदेशी संबंधी धार्मिक मामले गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया। अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल की सहायता एवं परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई, जो मंत्रिमंडल व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी था। मतलब केंद्र में क्या किया गया, द्वैत शासन व्यवस्था, लेकिन उसमें जो सुरक्षा संबंधी हो, चाहे विदेश संबंधी हो, चाहे धार्मिक संबंधी हो, वो सारे जो नियम थे वो गवर्नर जनरल के हाथों में रखा गया। अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था के लिए गवर्नर की सहायता से परामर्श लेना पड़ता था और मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई, जो मंत्रियों की व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी था। अगला है संघीय न्यायालय की व्यवस्था। मतलब इसका अधिकार 6 प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल मतलब लंदन की, मतलब जो संघीय न्यायालय की व्यवस्था तो की गई, लेकिन जो अंतिम फैसला देगा वो लंदन का माइन होगा। अगला दिया हुआ है ब्रिटिश संसद की संप्रभुता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल संघीय व्यवस्थित का इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता था। मतलब अगर कुछ भी करना हो संघीय न्यायालय में तो हमें ब्रिटिश संसद की परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर बोल दिया करना है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे है भारतीय परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया। मतलब जो पहले बना था भारतीय परिषद का अंत। आगे है संप्रदाय निर्वाचन पद्धति का विस्तार। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्था में विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व देखने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया। इसका विस्तार आंग्लो भारतीय, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों, हरिजनों के लिए भी किया गया। मतलब जो निर्वाचन पद्धति के जारी रखा गया सांप्रदायिक निर्वाचन पे, उसमें सबको हिस्सा दिया गया। आगे है इस अधिनियम का प्रस्तावना का अभाव था। मतलब जो 1935 का जो आया हुआ था भारत शासन अधिनियम, उसमें क्या था कि प्रस्तावना नहीं था। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1935 में जो आया उसी के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यकाल के अधीन कर दिया गया और ब्रा को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। लास्ट है हमारा 1957 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था वो 4 जुलाई 1947 ईस्वी को पेश किया गया, प्रस्तावित किया गया। इसको 14 दिन में 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृति मिल गई। इसमें अधिनियम में कितनी धाराएं थी, तो इस अधिनियम में हमें 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न है। कौन से प्रावधान के? पहला था 2 राज्यों की स्थापना किया गया। मतलब 1947 ईस्वी में 2 राज्य कौन कौन से थे? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे। मतलब 15 अगस्त को भारत एवं पाकिस्तान राज्य बना दिए जाएंगे और उनकी ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। मतलब 2 राज्य बनेंगे और उनको ब्रिटिश सरकार अपनी सत्ता भारत और पाकिस्तान को दे देंगे। भारत एवं पाकिस्तान दोनों राज्यों में गवर्नर जनरल होंगे। मतलब अलग अलग एक गवर्नर जनरल होंगे जिसकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। मतलब जो भारत बने और पाकिस्तान बना उसमें गवर्नर जनरल होंगे जिनकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। मतलब संविधान सभा जो था वो एक विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण कर नहीं लेती तब तक ये विधानमंडल के रूप में ही कार्य करेगी। मतलब जो जब तक हमें निर्माण नहीं हो जाता तब तक हमें संविधान सभा जो बना था वो किस रूप में कार्य कर रहा था? विधानमंडल के रूप में कार्य कर रहा था। भारत मंत्री पद समाप्त कर दिए जाएंगे। मतलब अगर बन गया संविधान तो भारत का मंत्री पद समाप्त कर दिया। 1935 ईस्वी को भारतीय संविधान शासन अधिनियम द्वारा शासन, जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाता तब तक उस 1935 ईस्वी के भारत अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। मतलब जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक 1935 ईस्वी में जो भारतीय शासन अधिनियम बना था उसी के द्वारा हम शासन करेंगे। देशी रियासतों में ब्रिटेन को सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। देशी रियासतों में ब्रिटेन का जो सर्वोपरिता उसको अंत कर दिया गया। उनको भारत और पाकिस्तान के किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भाव संबंधी को निश्चित करने का स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो देशी रियासत थे वो चाहे भारत में शामिल हो सकते थे चाहे पाकिस्तान में शामिल हो सकते थे, उनको किसी में भी शामिल होने की स्वतंत्रता थी।
तो आज का हम वीडियो देखें। इस वीडियो में हमने देखा भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। ये टॉपिक थोड़ा लेंदी हो सकता है, पर इसको हम क्लियर करेंगे। अभी तो जितना उपाय सही है, कल हम इसका एमसीक्यू करेंगे और एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, उससे सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और चैनल पर बने रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।